दोस्तों, मिडिल ईस्ट क्राइसिस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां पर पहले ईरान और इजराइल का ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें अब यूएसए की भी एंट्री हो गई और यूएसए की तरफ से ईरान की 3 इंपॉर्टेंट न्यूक फैसिलिटीज फोर्दो, इस्फा और नातांज वहां पर अटैक कर दिया गया। उसके चलते अब पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बना हुआ है कि ये युद्ध अगर रुका नहीं ना, तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कहां तक पहुंच जाएंगी और साथ ही साथ इसका असर कितना कॉन्सिक्वेंशियल हो सकता है। क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट ने आज सुबह ही अपडेट आया है कि ईरानियन पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि वो लोग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को भी ब्लॉक कर देंगे। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक होने का मतलब इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई के अंदर 20 से 30% का तो सीधा फर्क आपको देखने को मिलेगा। और ये 20 से 30% का मतलब सीधी बात है, पर बैरल ऑयल प्राइसेस के ऊपर $10 से $15 का असर मिनिमम मान के चलो। तो ये सिचुएशन हमारे लिए भी बड़ी ग्रेव बन जाती है। प्लस साथ ही साथ ईरान की तरफ से भारत को एक अपील की गई थी कि भाई आप इजराइल के खिलाफ में हमारे लिए कुछ स्टेटमेंट्स दें और इजराइल को कंडेम करें। बट यहां पर जिस तरीके से पिछली रात या पिछले दिन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए के द्वारा ऑर्गेनाइज मतलब कंडक्ट किया गया, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B2 बॉम्बर का यूज करते हुए, जिसमें पहली बार यूएसए के द्वारा मिडिल ईस्ट में बंकर बस्टर बॉम्ब्स BBB बॉम्ब जो है वो यूज किया गया। और उसके चलते अब इजराइल और यूएसए को जिस तरीके से ईरान के द्वारा छोटा बड़ा सैटन बोला जाता है, छोटा बड़ा शैतान, यूएसए को तो बड़ा शैतान बोलता है और इजराइल को छोटा शैतान बोला, इनको हमें अब सबक सिखाना पड़ेगा। और सबक का नतीजा यह है कि यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक करने का पूरा प्लान ईरान ने बना लिया है। इसका रुकना देखो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट साथ ही साथ हमें यह समझना होगा कि इंडिया से यह रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब है। क्या यहां पर इंडिया ने किसी एक पार्टी या एक ग्रुप का फेवर लिया है, या फिर ईरान इंडिया से किस तरीके का एक फेवर या फिर कह सकते हैं कि कैसे स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट करता है। और इंडिया यहां पर अपनी एक अनबायस्ड मैनर में जो एक बैलेंस बनाने की अप्रोच हमेशा से इंडिया की रही है, तो वही अप्रोच हमने यहां पर मेंटेन कर रखी है। भाई हम इजराइल और ईरान में किसी के भी फेवर में नहीं है, बट दोनों से हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल मैनेज होते हैं। तो ऐसे में एक ये टाइट रॉप वॉक से कम नहीं होने वाला। तो ये सिचुएशन हमें समझनी होगी कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हुआ। और इंडिया से एक्सपेक्टेशन ईरान की तरफ से ये चली रही है कि भाई कैसे भी करके इजराइल को कंडेमनेशन कराया जाए। बट वहीं पर हमें सोच के चलने की जरूरत है। पाकिस्तान को यहां तक कह दिया ईरान ने कि पाकिस्तान ऐसा कुछ ना करे जो कि ईरानियन इंटरेस्ट के खिलाफ जाए। अब सीधी बात है कि जिस तरीके से आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ मीटिंग करना और उसी के बाद में ट्रंप के ट्वीट से ये बात डिस्क्लोज होना कि 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्ब्स गिरा दिए गए हैं यूएसए के द्वारा, तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो आला कमान है उस पर भी वहां की आवाम सवाल उठा रही है कि आप ट्रंप के साथ में कैसे एंगेज कर सकते हो, आपने तो इस्लामिक आइडिया के ऊपर ही पूरा डेंट कर दिया। तो यह अपने आप में बड़ा गजब का सिनेरियो अभी बना हुआ है। अब देखो, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं एक पाकिस्तान, चाइना और रशिया। आपको पता है कि चाइना और रशिया तो देखो ओपनली पूरा ईरान को सपोर्ट करते हैं, और इसी का एक हमें मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पारित किया गया जिसमें इजराइल को कंडेम करने की बात की गई। बट इंडिया ने देखो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से खुद को कर लिया साइड कि भाई हमारा यहां इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में रेजोल्यूशन से कोई लेन देन नहीं है, ना हमारा कोई एंगेजमेंट था, ना हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ना हम अगेंस्ट में जाते हैं। सिमिलरली यूएन में जो रेजोल्यूशन मिडिल ईस्ट में सीज फायर के लिए लेकर के आए गए हैं, इससे रिलेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उनकी बात हुई थी ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्किया से, तो उनको भी यही कहा कि भाई इमीडिएट सीज फायर के लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि एस्केलेशंस बढ़ना वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से यहां पर चाइना रशिया का तो खेल एकदम क्लियर है। बट पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान ये रेजोल्यूशन ला रहा है तो इसमें सिचुएशन देखो आप कितना ज्यादा मुश्किलें हैं। एक तरफ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करके चलना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से पैसे लेने या अमेरिका से फेवर लेने के चक्कर में पाकिस्तान आज खुल करके कोई स्टेटमेंट या कोई भी काम भी नहीं कर सकता। वहां की आवाम कुछ और चाहती है, वहां की पार्लियामेंट में कुछ और बातें हो रही है, और वहां की आर्मी जो चाहती है एग्जैक्टली वो होता है, पर वो चाहती है वो जिससे कि उनके पैसे की सप्लाई जो है यूएसए से वो ना रुके। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी जियोपॉलिटिकली बनी हुई है, तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो हमें ये देखने की जरूरत है कि इंडिया कहां पर स्टैंड करता है, और साथ ही साथ आप आगे बढ़े उससे पहले मैं बताता हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं वो अभी कंटिन्यू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं
2026 के अकॉर्डिंग प्रहार, ठीक है, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं मीडियम के अकॉर्डिंग, 2027 में संकल्प और पिनाकल चल रहे हैं, 2028 का प्रारंभ चल रहा है। इसमें क्या है, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए अच्छा ऑफर है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि इंडिया क्यों रिलेक्टेंट है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है क्यों इंडिया एकदम क्लियर कट एक मैसेज क्यों नहीं देता। आपको ध्यान है कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी हमने रशिया, हमारे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बने थे कि भाई रशिया को कंडेम करो, उस टाइम पे यूएसए दबाव बनाया करता था। अब उल्टा खेल हो रहा है कि यहां पर रशिया, चाइना, ईरान ये मिलकर के इंडिया पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर इजराइल को कंडेम किया जाए। तो इस एक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी से इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि यूएसए के दबाव में आके तो हम रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, रशिया के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, बट यस युद्ध रुकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इधर अगर हम रशिया के दबाव में या चाइना के दबाव में आकर के इजराइल को कंडेम करें या ईरान की वजह से हम इजराइल को कंडेम करें, उसको भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। यहां पर भी हम कह रहे हैं कि दोनों देशों के अपने इंटरेस्ट है, बट यस सीज फायर होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के यहां पर एक तो अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया का स्टेटमेंट एकदम क्लियर है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, लड़ाई से नहीं डिप्लोमेसी और डायलॉग से काम करने की जरूरत है। इसका मतलब यहां पर काम होगा D&D से, सही। तो यह सिचुएशन हमें समझनी होगी। दूसरा, यहां पर हमें देखना होगा कि इजराइल से हम बहुत सारा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से गाजा स्ट्रिप वाले रीजन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए तो उसके दौरान इंडियन फर्म्स ने इजराइल को बहुत सारी सप्लाईज दी है, चाहे फिर वो रॉकेट्स की हो या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल की हो। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इजराइल पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल आता है इंडिया इजराइल एंगेजमेंट में कि जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंट किया गया था, उसमें हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक किया गया आतंकवादियों के द्वारा। ऐसा ही कुछ 7 अक्टूबर 2023 को, आपको ध्यान है 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर घुसकर के जो हमास के लोग थे उनने अटैक किया था, निहत्थे इजरायलियों को मारा था। तो ऐसे में ये मोर और लेस एक कनेक्टिविटी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस तरीके से इस्लामिक आइडियोलॉजी को न्यूक्लियर वेपन के साथ में कनेक्ट किया जाता है, उसके चलते अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आते हैं तो उसमें हमारे लिए कश्मीर में कुछ वल्नरेबिलिटीज बढ़ सकती हैं। क्योंकि आपको ध्यान है कश्मीर मुद्दे पर कभी भी ईरान ने खुल के ये नहीं कहा है कि भाई कश्मीर तो इंडिया का एक अभिन्न अंग है। तो ये सिचुएशन शो करती है कि इजराइल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है चाबार पोर्ट के थ्रू, उसके लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ईरान में हमारा बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए गए हैं, बहुत सारे लोग वहां आते जाते रहते हैं, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे जिस तरीके से ईरान की पकड़ है या ईरान की अच्छी खासी डोमिनेंस उस रीजन में, तो वहां पर कुछ भी होता है तो उसका असर हमें नेगेटिवली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑयल सप्लाई चेन पे सीधा उसका असर आएगा। तो ऐसे में इंडिया दोनों में से किसी भी के फेवर में नहीं जा रहा है, इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर काम कर रहा है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये बैलेंसिंग एक्ट जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो था ना, वहां पर तो देखो डायरेक्टली हमारे इंटरेस्ट इतने नहीं इन्वॉल्व थे, बट यहां मिडिल ईस्ट में क्राइसिस में हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, सप्लाई चेन है, उसके ऊपर सीधा असर है और उसका हमारी थाली तक भी असर आएगा। तो ऐसे में इंडिया बड़ा सोच समझ करके चलने की कोशिश कर रहा है, बट यस लड़ाई हो रही है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। रही सही में यूएसए ने जो एंट्री ले ली है उसने और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी है। ईरान बिल्कुल गुस्से में है, ईरानियन पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को रोकने की कोशिश कर ली है। और मुझे जहां तक है यूं लगता है कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर को उड़ा करके कुछ गड़बड़ की थी, उसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर फिर जापान को देखना पड़ा था। कहीं ईरान रिटेलिएटरी एक्शन के दौरान कहीं यूएसए के किसी नेवल बेस या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूं ना उड़ा दे जिसका खामियाजा फिर ब्रॉडर लेवल पे देखने को मिले। तो ये अपने आप में बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन भी बन रही है। इसके अलावा यूएसए की तरफ से ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया है, इसमें बताया गया कि हमने 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज किए, 24 टॉम हॉक मिसाइल, 75 प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब, 7 B2 बॉम्बर्स। ये स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, एक तरीके के ड्रोन्स होते हैं जिनमें बॉम्ब लगे रहते हैं और आप इनको रिमोटली आराम से एक तरीके से मन्योर कर सकते हो, ले जाकर के जहां हिट करना वहां ले जाकर के आप हिट कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा फोर्डो, इस्फा और नेतांज, ये 3 जगह हैं ईरान में जहां पर यह अटैक किया गया। इसके अलावा इसमें स्पीड, सरप्राइज और वायलेंस एक्शन का ये बता दिया कि किस तरीके से हमने ईरान को बिल्कुल उनकी जो कह सकते हैं ना कि
न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डेंट करने की कोशिश की। अब यूएसए की तरफ से भी कई अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, जिनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि हमारा टारगेट या हमारा दुश्मन न्यूक्लियर पावर्ड ईरान है, ना कि ईरान। इसका मतलब यह कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर के यूएसए बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो उसको खत्म करने के लिए यूएसए ने यह कदम उठाया है, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो अयतुल्ला खमेनेई का वहां पर रिजीम चल रहा है उसको लेकर के इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको अगर हम कंक्लूड करें, कुछ अगर आइडिया ले, तो सीधा उस रिजीम को ही बदलने का मेन टारगेट है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के सिनेरियोज बने हुए हैं। और इंडिया ने देखो प्रेसिडेंट पेजेस्कियां ऑफ ईरान, उनसे बातचीत करके कहा कि इमीडिएट डी एस्केलेशन के ऊपर काम करो, लड़ाई की बजाय डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के ऊपर आना जरूरी है। अब देखो कहां से लड़ाई शुरू हुई थी, एक इन्वेजन हमास के लोगों के द्वारा एक निहत्थे लोगों पर मारना, उनको काटना, वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में इसराइल ने अपना रिटेलिएटरी बिहेवियर शो किया, जिसके चलते हमास और गाजा स्ट्रिप खत्म, उसके एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल एक कहते ना कि बिल्कुल मलबे में कन्वर्ट कर दिया उस रीजन को। फिर दूसरा वहां पर हिजबुल्लाह की एंट्री हुई, उसके साथ में हौथीज थोड़ा यमन वाले रीजन में ऑपरेट करते हैं, वो थोड़ा डिस्टेंट है, बट अगेन देखा जाए तो इन सब के पीछे मेन पावर था ईरान। तो ईरान के साथ में दो दो हाथ करना शुरू कर दिया, ईरान के न्यूक्लियर वेपन साइट्स हैं उनको खत्म करना। अब ईरान तो बोलता है कि हम तो बिल्कुल पीसफुली हमारी न्यूक्लियर साइट्स को डेवलप कर रहे थे, बट टारगेट करके ये इसराइल और यूएसए ये कर रहे हैं कि भाई पीसफुल नहीं है तुम्हारा, तुम बॉम्ब तैयार कर रहे हो। बस ये हो गया। और ये सिचुएशन आज के टाइम पे कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई यूएसए की एंट्री से, ये सब जानते हैं। अब एक तरफ तो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि ईरान के साथ में डिप्लोमेसी डायलॉग में एंगेज कर रहे हैं, है ना। इधर आप देखोगे कतर में यहां पर मीटिंग हो रही है इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की। वहीं दूसरी तरफ यूएसए बिल्कुल भी यहां पर एंटरटेन नहीं कर रहा है इस तरीके की टॉक्स को। ईरान को एविल कंसिडर करता है, उसको खत्म करने के लिए यूएसए पूरी ताकत लगा रहा है। अब ऐसे में इंडिया के लिए तो देखो सिचुएशन है ही कि हम हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें, बट पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए भी ये कोई सिचुएशन आम नहीं है, आसान नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो इस्लाम के नाम पर अपना खुद का जो प्रोपेगेंडा चलता है वो, और दूसरी तरफ अपनी खुद की पॉकेट्स भरने में जो आर्मी का काम है पाकिस्तानी आर्मी का, वो, इन दोनों में से किसको वो प्रेफर करेंगे समय बताएगा। बाकी चांसेस यही है कि पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से अपने खुद के इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देती है बजाय कि अपने लोगों के। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट है आपको मैं डेफिनेटली दूंगा, और आप कमेंट करके जरूर बताना अपना ओपिनियन कि इंडिया को यहां पर जो कुछ करना है क्या सही किया जा रहा है, या फिर आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।